नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है एस के सिंह ने। सिंह साहब, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और आपके पास है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसमें 3000 रुपीज़ की एसआईपी चल रही है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2000 पर मंथ। तो यानी कि 3 स्कीम्स हैं आपके पास और तीनों की तीनों एसबीआई की हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि आपको अक्रॉस द फंड हाउसेस डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए। एक ही फंड हाउस की सभी कैटेगरी में स्कीम्स ना लें तो ये बेहतर रहेगा। बट एनीवे, जो फंड्स आपने चुने हैं फंड्स सभी ठीक हैं और आपने कहा है कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की, वो है 4,30,000 रुपये। और अब आपने ये भी कहा है कि 1,000 रुपये से हर साल आप स्टेप अप करेंगे, अपने निवेश को बढ़ाते रहेंगे और अभी आप 2,000 रुपये की और एसआईपी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस फंड में आपको करनी चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रा फंड जो है वो काउंटर रेन फंड है और वहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप में 3000 और स्मॉल कैप फंड में 2000। तो आपके पास हालांकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में आपका एक्सपोजर है, बट मैं कहूँगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और फ्लेक्सी कैप के लिए निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। दूसरी बात, आपके पास इंटरनेशनल फंड भी नहीं है। यदि आपका नज़रिया लंबा है तो आप एक इंटरनेशनल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल फंड आपको करना हो तो इसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड, ये फंड आप चुन सकते हैं। दूसरी बात, आपका टारगेट है 80 लाख इन 17 ईयर्स। तो 17 साल में 80 लाख रुपए तो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे इस प्लानिंग से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपने निवेश को समय समय पर बढ़ाते रहें। हालांकि आपने कहा है कि 1000 से आप स्टेप अप करेंगे, लेकिन हो सके तो आप इससे भी ज़्यादा करें जब आपकी इनकम बढ़े। और इसका कारण यही है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यदि हम बात करें 80 लाख की, तो आज से 17 साल के बाद यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलूं तो आज से 17 साल के बाद 80 लाख की वैल्यू होगी आज के लगभग 29 लाख के बराबर। तो इसलिए आपको निवेश बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आप और भी ज़्यादा पूंजी इकट्ठा कर सकें और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आप बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रदीप शाहू ने। प्रदीप जी, आप पूछ रहे हैं कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड आपको बताए जाएं। आपने कहा टॉप फ्लेक्सी कैप फंड। सी, टॉप तो मतलब जिन्होंने पास्ट में बेस्ट रिटर्न्स दिए हों, वो तो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। आपको मालूम चलेगा कि पिछले 1 साल में किन्होंने बेस्ट रिटर्न दिया या पिछले 5 साल में कौन सी स्कीम्स थी जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो आने वाले समय में बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं 2 स्कीम आपको बताऊंगा। एक है निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरी स्कीम हो सकती है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये थोड़ा जो इनका स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, वो डायनेमिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं अक्सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में काफ़ी बदलाव होता रहता है समय समय पर। और जो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, तो निपॉन का अपना स्टाइल है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाय करने हैं, होल्ड करने हैं। तो दोनों के स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही स्कीम अच्छी हैं। आप इन दोनों स्कीम में निवेश कर सकते हैं और चाहे तो दोनों में से एक कोई चुन सकते हैं। तो ये है मेरी राय आपके सवाल के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रवि चौबे जी ने। चौबे जी, आपने कहा है कि आप 60 ईयर्स के हैं और आप जानना चाहते हैं बेस्ट SWP फंड्स। तो चौबे जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई SWP फंड नहीं होता है। आप किसी भी ओपन एंडेड स्कीम से SWP शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो इक्विटी फंड से, हाइब्रिड फंड से, डेट फंड से,
किसी भी तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करके और वहाँ से सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर सकते हैं यदि वो ओपन एंडेड फंड है। लेकिन क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें 1 साल के लिए और फिर वहाँ से आप रेगुलरली एसडब्ल्यूपी करें, तो हालांकि मैंने कहा कि आप कर तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे फंड से करना चाहिए जहां पर जोखिम कम हो। और ऐसे में हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो एक सही चॉइस मानी जा सकती है। हालांकि हाइब्रिड फंड्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, यानी कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स के नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा और भी हाइब्रिड फंड्स होते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसों को इन्वेस्ट कीजिए और 1 साल के बाद आप वहां से रेगुलरली विड्रॉ कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त पर, और आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 50,000 रुपीज मिलते रहें। अब देखिए, यदि आप 40 लाख रुपए इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपको जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे में यदि आप एक हाइब्रिड फंड में पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपको 10% 12% का वहां पर रिटर्न मिले। तो 40 लाख रुपए 10% के हिसाब से 1 साल में बन पाएंगे 10,40,000 रुपए। तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी, और 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिलते रहें। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए और आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यदि आप हाइब्रिड फंड्स में, और यदि मान लीजिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड में करते हैं और आप 10% या 12% का रिटर्न यहाँ पर मानकर चलते हैं, तो यदि आप 40 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं तो 10% के हिसाब से वो बन जाएंगे 44 लाख। यदि 12% की बात करें तो वो बन जाएंगे 44,80,000 रुपए। अब यदि 44,80,000 भी बन जाते हैं और उस पर आप मानकर चल रहे हैं कि आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिले, इसका मतलब आप 1% से भी अधिक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरी मंथ। अब म्यूचुअल फंड में ऐसा हो भी सकता है कि आपको रिटर्न साल में 15% का मिले। हालांकि हम बात कर रहे हैं यहां पर हाइब्रिड फंड्स की, तो हमें इतने ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बट यदि 1 साल में ऐसा हो भी जाए तो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपको 40 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद 50,000 रुपीज हर मंथ मिलते रहे, ऐसे में चांसेस हैं कि जो कैपिटल आप लगा रहे हैं उसमें से भी पैसा विड्रॉ हो, यानी कि सिर्फ जो प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं निकल रहा है, बल्कि जो आपका मूलधन है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कैपिटल में से भी शायद थोड़ा पैसा विड्रॉ होता रहेगा। और समय के साथ हो सकता है कि जो आपकी कैपिटल है वो पूरी निल हो जाए, में समय लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यदि आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो जो फंड पर या आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है उससे अधिक है, तो ऐसे में बेशक आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी धीरे धीरे निकलता रहेगा और शायद बहुत लंबे समय तक वो नहीं चल पाए। तो ये आपको समझना होगा। यदि आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ साल के लिए प्लानिंग करनी है, तब तो ये ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा बना रहे, तो जो विड्रॉ करना है वो आप कम करें। जब आप विड्रॉल कम करेंगे और पैसा ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि पैसा लंबे समय तक चलेगा। और साथ ही एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि आज यदि आप 50,000 रुपये महीना चाहते हैं, तो आज से कुछ साल के बाद आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यदि कुछ आप छोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तभी आप ज्यादा निकाल पाएंगे। तो आपको जितनी उम्मीद हो एप्रिसिएशन की, यानी कि पैसा बढ़ने की, उससे कम आपको विड्रॉ करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्कीम की। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपको पूरे पैसों को एक ही कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करें, थोड़े पैसे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पार्क करें और थोड़े पैसे आप बैलेंस एडवांटेज फंड, जो दूसरी कैटेगरी है, वहां पर करें। तो जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, यहां पर इक्विटी एलोकेशन 10% से 25% के बीच होता है, यानी कि यहां पर उतार चढ़ाव का रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। तो शुरुआती सालों में
आप यहां से पैसे विड्रॉ करें और जो आपने पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में रखा है उसे आप पहले 3-4 साल हाथ ना लगाएं। तो 3-4 साल में वो ज़्यादा एप्रिसिएट होगा और वहां पर क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव का जोखिम ज़्यादा होगा, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा समय के साथ बढ़ेगा और तब आप वहां से विड्रॉल शुरू करें। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के लिए मैं कहूंगा कि एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड ये सही चॉइस हो सकती हैं। और इसके साथ ही एक कैटेगरी और भी है जिसे हम कहते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। तो इक्विटी सेविंग्स फंड में भी आप इन्वेस्ट करके वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं पहले कुछ ईयर्स के लिए। तो थोड़ा पैसा वहां पर रखें और बाकी का जो पैसा है वो आप रखें बैलेंस एडवांटेज फंड में। बैलेंस एडवांटेज फंड में मैं कहूंगा कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड दोनों को आप शामिल करें। रिटर्न्स के हिसाब से शायद आपको दिखाई देगा कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड बेटर रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं या शायद आगे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें डाउन साइड प्रोटेक्शन की तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड यहां पर बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो थोड़ा अलग है। तो मैं कहूंगा कि रिस्क और रिटर्न्स दोनों पर ध्यान रखना है तो आपको इन दोनों बैलेंस एडवांटेज फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो 40 लाख में से आप 10 लाख को कर दें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी सेविंग्स फंड में या दोनों कैटेगरी में रख लें तो भी चलेगा। और बाकी के जो 30 लाख रुपए हैं उसे आप 15-15 लाख रुपए दो बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर लें। और जैसा मैंने कहा कि पहले 3 साल आपको बैलेंस एडवांटेज फंड से एचडब्ल्यूपी नहीं करनी है, आपको एचडब्ल्यूपी करनी है इक्विटी सेविंग्स फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से। और अगले 3 साल के बाद आपको शुरू करनी है अपनी एचडब्ल्यूपी बैलेंस एडवांटेज फंड से। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और सवाल पूछा है राहुल वशिष्ठा ने। राहुल जी, आपने कहा है कि एग्रीकल्चर लैंड और म्यूचुअल फंड में यदि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना हो तो दोनों में से क्या बेहतर रहेगा और 10 से 15 साल का आपका नजरिया है। अब देखिए, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मैं आपको सही राय नहीं दे पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर लैंड आप कहां पर बाय कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ की क्या संभावना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप मुझे कहेंगे कि इक्विटी फंड्स में किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए या डेट फंड्स में किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स में यदि बात करें किस तरह का रिस्क रहेगा, कैसा रिटर्न रहेगा, इस पर चर्चा की जा सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है एग्रीकल्चर लैंड की तो आप किस राज्य के, किस डिस्ट्रिक्ट के, किस गाँव में लैंड बाय करना चाहते हैं, इसकी जानकारी पहले आपको देनी होगी। दूसरी बात, यदि आप बता भी देंगे तो मेरी नॉलेज भी लिमिटेड होगी। मैं इंडिया के सारे गांवों के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि जब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की या इक्विटी शेयर्स की तो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड होते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्योंकि हमारे पास एक हिस्ट्री है और मालूम है कि पैसा कहाँ लगने वाला है, तो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कहना मुश्किल है। और अब यदि मैं बात करूं इन जनरल तो एग्रीकल्चर लैंड जहां पर अवेलेबल है, जहां आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर क्या संभावनाएं हैं वो जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ समय में गाँव का भी अर्बनाइजेशन होगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कुछ समय में नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बातें होंगी तो वो आपको देखना होगा। और मेरे हिसाब से यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो वेल रेगुलेटेड होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है, कई कैटेगरीज हैं, तो आप अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अतुल पारखे ने। अतुल जी, आपने पूछा है कि XIRR और CAGR में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये 12% के हिसाब से ग्रो होते हैं तो एक साल में कितना हो जाएगा, 1,12,000। तो अगले साल में क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर भी रिटर्न मिलेगा
और जो ग्रोथ हुई है उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। तो आपको रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, तो आप जब देखेंगे कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना पैसा बना, तो जो पैसा बना है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो रिटर्न मिला उसके ऊपर फिर रिटर्न मिला, इस तरह से आपका पैसा बढ़ता गया। तो ये होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब XIRR का मतलब है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्या होता है, आपने यदि एक साथ लमसम पैसा आज इन्वेस्ट कर दिया और आप देख रहे हैं कि 5 साल में वो बढ़कर 1 लाख बन गया 2 लाख, तो आप आसानी से उसका CAGR निकाल सकते हैं कि अगर 1 लाख बढ़कर 2 लाख हुआ है तो इसका मतलब CAGR क्या था। बट अगर आप 1 लाख रुपया एक साथ इन्वेस्ट करने की बजाय आप कभी 10,000 रुपये करें, फिर अगले महीने में 15 कर लें, फिर एक महीना आप इन्वेस्ट ही ना करें, उसके अगले महीने में आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर लें, फिर आप, तो ऐसा करके मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपने देखा कि 5 साल के बाद ये बन गए 2 लाख। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम बात कर रहे थे CAGR की, वहां पर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 5 साल तक रुके रहे। 5 साल के बाद आपने देखा कितना रिटर्न आया और यहां पर क्या हुआ कि फ्रॉम डे 1 वो पूरा 1 लाख रुपया ग्रो हो रहा है। बट जब हम बात कर रहे हैं XIRR की, तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा कि आप जो पैसा है उसे एक साथ इन्वेस्ट ना करके आप उसे किस्तों में कर रहे हैं। तो यानी कि अगर पहले आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 10,000 रुपये आपके बढ़ने स्टार्ट हो गए, फिर आपने उसमें 500 और ऐड कर दिए। अब क्या होगा, 10,000 रुपये उसके ऊपर रिटर्न जो मिला वो, और 500 रुपया नया इन्वेस्ट हुआ वो ग्रो होगा। फिर उसके बाद में आपने उसके ऊपर फिर से 10,000 20,000 इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ से पूरा जो पैसा इकट्ठा हुआ वो ग्रो होना चालू होगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो XIRR हम निकालते हैं जब एक कैश फ्लो होता है, और वो कैश फ्लो भी जो होता है अनइवन होता है, यानी कि वो भी ऐसा नहीं है कि आपका हर महीने सेम अमाउंट हो रहा है सेम इंटरवल पर। लेकिन और इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी बीच में डिविडेंड आया, डिविडेंड री इन्वेस्ट हो गया, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, या इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट फिर से री इन्वेस्ट हुआ। तो कुछ भी हो सकता है जहां पर एक अनइवन कैश फ्लो है और आप किस्तों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आप जानना चाह रहे हैं कि कुछ साल के बाद कितना आपको रिटर्न निकल कर आया, तो आपको XIRR उसका निकालना होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ सवालों के उत्तर दिए और साथ ही कुछ बातों पर चर्चा भी की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।